है। देखें, अब आते हैं हम इन चीज़ों के ऊपर। एक भूचाल भर है शहर इक़्तिदार में। आज की समात तो आम है और हो सकता है कि आज की समात में हो सकता है कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो भी आज की समात में आ जाएं, ये मुमकिन है। तो अब आज जो भी चीज़ होगी वो तो आप तक उस वक्त हम पहुंचा देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हुआ है। लेकिन जो चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं जिस वजह से एक तासुर बन रहा है कि कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली आई है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली कुछ नज़र आ रही है। अच्छा, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीली नज़र आ रही है, तो उसका जवाब है जी बिल्कुल नज़र आ रही है। दूसरा, उसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं, वो भी मुमकिन वजूहात भी नज़र आ रही हैं। अब तीसरी सवाल यह है कि क्या वजूहात भी मुमकिन तौर पे सामने हैं, जो एविडेंस है रवैये में तब्दीली का वो सबूत भी हमारे सामने है। तो इसका मकसद क्या है इस रवैये में तब्दीली का? क्या इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकिल तौर पे चीज़ों को हल करने जा रही है, या एक ये ट्रक की नई बत्ती है कि पीटीआई को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, उलझाया जाए, उलझाकर और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से इस्टेब्लिशमेंट निकले और निकलते ही फिर पीटीआई के साथ वही किया जाए जो 26 नवंबर को हुआ या उसके बाद या उससे पहले जो कुछ होता रहा। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में तब्दीलियां क्या आई हैं जो पिछले हमें 15-20 दिन में देखने को नजर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर्स की तकर्री के नोटिफिकेशन, अगर कोई कहता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है अयाज सादिक को, और या अयाज सादिक ने अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन किए हैं, तो ऐसा सोचने वाले को फौरी तौर पर किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से रजू करना चाहिए, अपने दिमाग का सीटी स्कैन करवाना चाहिए, एमआरआई करवाना चाहिए। उसके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा अगर कोई ये समझता है कि शहबाज शरीफ के हुक्म पर या अपना अयाज सादिक ने अपनी मर्जी से जो है वो नोटिफिकेशन कर दिए, तो ऐसा नहीं है। ये प्योरली इस्टेब्लिशमेंट का ही हुक्म था। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, फिर एक DGISPR एक ब्रीफिंग रखते हैं, उसमें उन यूट्यूबर्स को भी बुलाया जाता है जो इस वक्त सिस्टम के नापसंदीदा हैं। हबीब अकरम साहब को भी बुलाया जाता है, राय साकिब खरल साहब जाते हैं, और बहुत असदुल्ला खान साहब जाते हैं, और हमारे बहुत से दोस्त जाते हैं, उसमें मुझे भी जो है वो बुलाया जाता है। तो ये भी एक गैर मामूली चीज़ थी कि इतने अरसे बाद उन लोगों को भी बुलाया गया जो कि जिनको गद्दार समझा जाता था। फिर क्या होता है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो सोहेल अफरीदी साहब से मुलाकात करते हैं। अच्छा, सोहेल अफरीदी साहब तो चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म से वो मिलें, अपने सूबे के अमन व अमान का मामला उनके सामने रखें, जो फ़ंड्स का मामला रखें। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं मिल रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म उनकी कॉल ही नहीं ले रहे थे, तो वज़ीर-ए-आज़म का मिलना ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर उसके बाद सोहेल अफरीदी एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहते थे। वर्बली उनको कहा गया कि अस्करी साइड से कुछ शख्सियात का कि वो उन्होंने इनकार किया कि वो नहीं आएंगी। फिर जब ये वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती है, उसके बाद एपिक्स कमेटी का इजलास होता है, उसमें तमाम कंसर्न शख्सियात आती हैं और बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में वो एपिक्स कमेटी का इजलास होता है। उसके बाद सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि उनको शुहदा के जनाज़ों में नहीं बुलाया जा रहा, और उन्होंने कहा कि आप किसी शहीद के जनाजे में खुद से नहीं जा सकते जब तक उधर से बुलाया ना जाए। जब बुलाया गया 2 बार तो मैं गया, तो उनको एक शहीद के जनाजे में बुलाया गया, वो जाते हैं, उस शहीद को कंधा देते हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कहते हैं कि उन्होंने चकदेई साहब के पास, अपोजिशन लीडर के पास चैम्बर में आना है। वो खैर इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी। फिर मुज़म्मिल असलम साहब की मुलाकात हो जाती है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ, उसी शहबाज शरीफ वाली मुलाकात के फॉलोअप के तौर पे। फिर मुज़म्मिल असलम साहब की हसन इकबाल साहब से मुलाकात हो जाती है। फिर बाबर सलीम सवाती साहब की अयाज सादिक से मुलाकात हो जाती है। फिर शहबाज शरीफ सोहेल अफरीदी साहब के मुतालिक एक पॉजिटिव बयान देते हैं। फिर अदातार जो हैं वो एक इंटरव्यू में सोहेल अफरीदी का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर बुशरा बीबी साहिबा की अपनी फैमिली से मुलाकातें बहाल हो जाती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट सलमान सफदर साहब को इमरान खान के सेल तक रसाई देने का हुक्म देती है, उनको रसाई दी जाती है, वो 3 घंटे वहाँ पर गुजारते हैं। फिर उसके बाद एपिक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था KP में, और उसके बाद उससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, उसके फॉलोअप के तौर पर सोमवार या मंगल को कल परसों सोहेल अफरीदी साहब को कोर हेडक्वार्टर बुलाया जाता है उधर पेशावर, और वहाँ पे DGI भी होते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी होते हैं, कोर कमांडर पेशावर भी होते हैं, और बड़ी अच्छी वहाँ पे डिस्कशन होती है। और उनके मुतालबे पे फैसला ये होता है कि फ़ौज मालाकंड से निकल आएगी, और उसके बाद सारे का सारा वहाँ पे इंतज़ाम सिविलियन हुकूमत के पास होगा, और तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से कमेटी बनेगी जिसको हेड सोहेल अफरीदी साहब करेंगे। फिर PSL का उन्होंने कहा जी बिल्कुल पेशावर में मैचेस होंगे, PSL की जो ट्रॉफी है उसके शो होंगे पूरे KP में, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक बताया जाता है कि पार्लिमानी लीडर जो है शाहिद खटक, उनका भी हम नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं, ये बताया जाता है। उसके बाद आज क्या होता है कि DGISPR आज लाहौर में कल मिलते हैं सहाफ़ियों से, और वहाँ पे बकौल मंसूर अली खान साहब के कि वो सवाल करते हैं कि आप इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं, उनको ज़हनी मरीज़ समझते हैं। तो उस पर DGISPR कहते हैं कि फ़ौज जो है वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का एहतराम करती है,
और वो यानी वो बात नहीं करते कि हम इमरान खान को ज़हनी मरीज समझते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। और सोहेल आफरीदी की भी तारीफ़ करते हैं कि वेल डन सोहेल आफरीदी, वो गवर्नेंस पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और उनकी भी तारीफ़ करते हैं। फिर इसी तरह से कुछ डिजिटल मीडिया के सेटअप्स हैं, उन पे सोहेल आफरीदी और इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुहिम है वो रोक दी जाती है। और एंड में फिर बैरिस्टर अकील साहब आप ये कह गए हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जा सकता है ताकि उनके मुकम्मल ट्रीटमेंट हो। ये सारी चीज़ें तो बताती हैं कि रवैये में तब्दीली तो आई है। अब रवैये में तब्दीली के मकसद पे बाद में बात करेंगे, पहले उसकी मुमकिन वजूहात पे बात कर लेते हैं 1 से 2 मिनट में। मुमकिन वजह हो सकती है इकॉनमी नहीं चल रही और पहले ही हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फ़र्क $5 अरब का आ गया है। $5 अरब हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। हमारी एक्सपोर्ट्स $9 अरब की ख़तरे में पड़ गई हैं क्योंकि भारत की यूरोपीय यूनियन से मदर ऑल डील्स हो गई है। फिर हमारे पास इस वक्त इकॉनमी के हालात ये हो गए हैं कि सर्दियों में फर्नेस ऑयल मंगवाने के इतने पैसे नहीं थे कि 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हुई सर्दियों में। आगे नज़र आ रहा है कि गर्मियों में लोड शेडिंग बहुत शदीद होने जा रही है कई बरसों बाद, और बिजली बहुत महंगी होगी और बहुत ही खौफनाक हालात होने जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। एक तो वजह नज़र आती है इकॉनमी की, दूसरी वजह नज़र आती है जो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बलोचिस्तान में जो वाक़यात हुए नाकाबिले बयान, जो कुछ हुआ, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और लोगों को, हमारे फोर्सेस को, सबको अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बलोचिस्तान में। फिर केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि पहले सर्दियाँ थी, सर्दियों में एक बॉर्डर के ऊपर इतनी जो है वो बर्फ़ पड़ी होती है, मुश्किल होता है। अब जैसे जैसे मौसम खुलेगा और गर्मियों की तरफ जाएंगे तो इसके चांसेस हैं कि दहशतगर्दी बढ़ेगी। कल ही केपी में डी खान में 4-5 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं और खुदा न खास्ता ये वाक़यात बढ़ने के ख़तरात हैं। यहाँ पे सानिया इमाम बारगाह तरलई हो गया। तो अब वाज़े तौर पर पहली बार हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑन रिकॉर्ड कहना शुरू कर दिया है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे इसराइल है। फिर हमारा ये यानी सिक्योरिटी इंटरनल भी हमारे इश्यूज बन गए हैं। बॉर्डर पहले हमारे इनसिक्योर है, भारत वाला, अफगानिस्तान वाला भी इनसिक्योर है। अमरीकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान की झड़प हो सकती है। इधर आज भी, कल भी खबरें आ रही थी कि कोई हमारी फिर थोड़े सा मामला हमारे गड़बड़ हुए इनके साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। तो इंटरनली सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। पहला मैंने आपको इकोनॉमी बताया, दूसरा मैंने आपको बताया, और इकोनॉमी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, महंगाई आ जाती है, गुर्बत आ जाती है, बेरोजगारी आ जाती है, 150 इंडस्ट्रियाँ बंद होना आ जाती हैं, लोग बिजली के बिल आगे नहीं दे पाएंगे, लोग आटे का बहरान इस वक्त पंजाब में शुरू हो चुका है, किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका नाक तक आ गया है, सरकारी मुलाजमीन लाहौर में प्रोटेस्ट इस वक्त भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में आ रही हैं। तो मैंने जिस तरह से आपको अर्ज किया कि सिक्योरिटी भी बहुत परेशान कुन सूरत हाल, बॉर्डर भी परेशान कुन सूरत हाल, अपना और मुईशत, ये सारे चैलेंजेस रीजनल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होती हुई नजर आ रही है, उसके बराह रास्त इफेक्ट हम होंगे। फिर इंटरनेशनल आप देखें कि पहले ट्रंप दिलो जान से हमारे साथ था, हमें सच्चा प्यार दे रहा था। अब ट्रंप की सुलह हो गई है जो उसके साथ, मोदी के साथ। अब ट्रंप की इस खित्ते में 2 बीवियां हैं, एक मोदी और एक शहबाज शरीफ। तो ज़ाहिर है जब 2 बीवियां हों तो फिर ज़ाहिर है आप जो भी हो तो पहली बीवी को वो आप मुकम्मल तवज्जो और सच्चा प्यार तो नहीं दे सकते ना। जो फिर आप जब 2 हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है दूसरी जो है वो ज़्यादा कई बार लाडली हो जाती है और वो फिर ज़्यादा मामला गड़बड़ हो जाते हैं। तो अब उसने मोदी को भी खुश रखना है, उसने शहबाज शरीफ को भी खुश रखना है। तो वो कहते हैं ना गला वो नहीं रहनियाँ हों, तो बातें वो नहीं रहेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद देखेंगे 19 को शहबाज शरीफ जा रहे हैं पीस बोर्ड की मीटिंग में। अभी से एक नैरेटिव शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ और नेतन्याहू हो सकता है एक ही उसके ऊपर टेबल पे बैठे हों, एक ही स्टेज के ऊपर बैठे हों, या कोई ना कोई इसराइल का नुमाइंदा, वो भी एक हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। फिर नजम सेठी ये इशारा दे रहे हैं कि ट्रंप जो है वो हमसे फौज भेजने की फरमाइश करेंगे, वो हम कर नहीं सकते, तो फिर उसके बाद हमारी शामत आ जाएगी। ये नजम सेठी तासुर दे रहे हैं। तो यूएई $2 अरब वापस मांग रहा है, सऊदी अरब यूएई आपस में उनकी चपकलिश चल रही है, उसमें भी हम इफेक्टिंग हैं। यानी इस वक्त कहने का मकसद यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी की चीज़ें हों, मुईशत हो, बॉर्डर्स हो, रीजन हो, इंटरनेशनल हो, हर हवाले से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुश्किलात से, चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, हुकूमत नैरेटिव नहीं बना पा रही। तो और फिर सेहत वाला इमरान खान साहब का मसला आ गया। अब आपको मैंने बता दिया कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि तब्दीली है। मुमकिन वजूहात मैंने आपको बता दी हैं कि क्योंकि ये मुमकिन वजूहात नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने जा रही है, कौम को इकट्ठा करना है, अब चीज़ें हाथ से निकलती चली जा रही हैं और हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये मुमकिन वजूहात मैंने आपको बता दी। लेकिन
हमने अब तक यही देखा है कि जब जब इस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात का शिकार हुई है, पीटीआई को इंगेज किया गया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है और एंड में फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उस टाइम को जो है वो अवेल किया है चैलेंजेस से निपटने के लिए, चैलेंजेस को सॉर्ट आउट किया है, सॉल्व किया है और फिर पीटीआई की कुट लगाई है। तो ये जो तीसरा सवाल है, इसका जवाब अभी देना कबल वक्त है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकिल तौर पे चीज़ों को नॉर्मलाइज करने जा रही है या ये वक्ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महमूद खान चौधरी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सुहेल आफरीदी साहब दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गए। और दबाव बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप टेबल पे बैठ जाएं, बातचीत हो, यही मकसद होता है। बाकी और कोई बंदूक तो उठानी नहीं है, किसी को मारना तो है नहीं, कोई बंदूक के साथ शिकस्त देना तो है नहीं। टेम्परेचर इसीलिए बढ़ाया जाता है, मोमेंटम इसलिए बढ़ाया जाता है कि टेबल पे आके बैठे एस्टेब्लिशमेंट बात करे, बात करने पे मजबूर हो। इससे पहले तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही थी। तो ये जनाब चीज़ें हैं। मैंने आपको वो एविडेंस बता दिया कि रवैये में जो तब्दीली, मुमकिन वजूहात बता दी हैं। और ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं है कि ये ट्रक की बत्ती है, वक्ती है या ये लॉन्ग टर्म है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बाकी इंशाल्लाह जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि टाउट्स को एक वो दिया गया है टास्क कि टाउट्स यही बयानियाँ बनाएं कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो डील कर रहे हैं। इमरान खान अब डील क्यों करेगा? 3 साल से ज़्यादा उसने गुजार ली और इमरान खान कैटेगोरिकल कह चुके हैं कि मेरी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं इस निज़ाम के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। इमरान खान ने इतनी अजियत बर्दाश्त कर ली है, तो अब वो असर के टाइम पे रोज़ा क्यों तोड़ेंगे? तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको आगाह करेंगे। जो भी तफसीलात होंगी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।